दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर यानी कि हमारा सूरज एक सेकंड में 3.8 × 10⁻26 जूल्स एनर्जी को रिलीज करता है। अब अगर हम इसके 1 करोड़ हिस्से कर दे तो उसमें से सिर्फ एक हिस्सा ही पृथ्वी तक पहुंचता है, और अगर हम उस एक हिस्से के भी 10 लाख हिस्से कर दे तब वो एनर्जी बनती है जो हम इंसान पूरे 1 साल में इस्तेमाल कर पाते हैं। सूरज के द्वारा 1 सेकंड में रिलीज की गई एनर्जी से हम करीब 3000 लाख करोड़ बल्ब्स को अपनी पूरी लाइफ टाइम तक जलाकर रख सकते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन कि हमारा सूरज कितनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है। थैंकफुली इसका एक छोटा सा हिस्सा ही हम इंसानों तक पहुंच रहा है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर एक पावरफुल सोलर फ्लेयर सीधे पृथ्वी से आकर टकरा जाए तो क्या होगा। सूरज के द्वारा लगाया गया एक परफेक्ट निशाना ह्यूमैनिटी के लिए एपोकलिप्स का काम करेगा। ये महज इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारे सूरज की सरफेस पर कुछ ऐसा ही ऑब्जर्व किया है जो इसे सच कर सकता है। तो आखिर ये क्या है और क्या ये चीज हम इंसानों का अंत कर देने वाली है? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मे बी ये आपकी लाइफ की लास्ट वीडियो होने वाली हो। Who knows? तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए जानते हैं हमारे सूरज के एक बहुत ही खतरनाक पहलू को। दोस्तों जरा spaceweather.com पर पब्लिश्ड इस न्यूज को देखिए। इसमें बताया गया है कि AR3038 नाम का एक सन स्पॉट तेजी से बड़ा हो रहा है और पिछले सिर्फ 24 घंटों में ये डबल साइज का हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि ये वेबसाइट सोलर फ्लेयर्स, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स और दूसरे कॉस्मिक वेदर इवेंट्स के न्यूज को ट्रैक करने का काम करती है और 100% ट्रस्टेड भी है। 19 जून से लेकर 20 जून के बीच 24 घंटों में इस सन स्पॉट की साइज डबल हो चुकी है और अब इसका डायामीटर 31,900 किलोमीटर का हो चुका है, जो कि हमारी पृथ्वी से 2.5 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। अब सबसे हैरान परेशान करने वाली खबर तो ये है कि ये सन स्पॉट डायरेक्टली हमारी पृथ्वी की ओर ही पॉइंट कर रहा है, यानी कि अगर ये आग उगलता है तो इसका सीधा निशाना हम इंसान ही होंगे। Space.com पर पब्लिश्ड इस आर्टिकल के अनुसार सन स्पॉट्स सूरज की सरफेस पर मौजूद ऐसे डार्क रीजन्स होते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इन्हें हम सूरज पर मौजूद काले धब्बे भी कह सकते हैं। साल 1961 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर होरास बैबकॉक ने एक थियरी दी थी जिसके अनुसार सन स्पॉट्स मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण ही बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन डार्कर रीजन्स में मैग्नेटिक फील्ड्स कंसंट्रेट हो जाती है और नॉट्स का फॉर्मेशन कर लेती है। अब जब ये नॉट्स अचानक से खुलते हैं तो इनसे सोलर फ्लेयर्स के फॉर्म में बहुत ज्यादा रेडिएशन बर्स्ट होती है और सोलर मटेरियल के जेट्स जनरेट होते हैं, जिन्हें हम आसान शब्दों में कोरोनल मास इजेक्शंस या CMEs कहते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि सन स्पॉट्स के फॉर्मेशन को लेकर रिसर्च आज भी चल रही है और हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि आखिर ये सन स्पॉट्स कैसे बनते हैं। अब दोस्तों आपके लिए यहाँ एक फन फैक्ट, आपको लगता होगा कि सन स्पॉट्स वाले रीजन्स बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। वेल, ये बात तो सच है, पर रियलिटी में वो सूरज की सरफेस के सबसे ठंडे हिस्से होते हैं। एक और जहां सूरज की सरफेस का एवरेज टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वहीं सन स्पॉट्स के सेंट्रल डार्केस्ट रीजन, जिसे हम उम्ब्रा कहते हैं, उसका टेम्परेचर करीब 3500 डिग्री सेल्सियस का ही होता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे तेजी से बढ़ते सन स्पॉट की। AR3038 में अनस्टेबल बीटा गामा मैग्नेटिक फील्ड है जो एक M क्लास सोलर फ्लेयर जनरेट कर सकती है। अब जब सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी के अपर एटमॉस्फेयर से टकराते हैं तो इसके कारण एक्स रेज और अल्ट्रा वायलेट लाइट्स जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इरप्शन होता है। एज ए रिजल्ट पृथ्वी के आयोनोस्फेयर में मौजूद एटम्स आयनाइज हो जाते हैं और वो होता है जिसे हम सोलर फ्लेयर रेडियो ब्लैकआउट कहते हैं। अब इस दौरान पृथ्वी का आयोनोस्फेयर लॉन्ग रेंज हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी थोड़ी देर के लिए खो देता है। ये सोलर फ्लेयर रेडियो ब्लैकआउट्स कितने इंटेंस है, इसके बेसिस पर इन्हें R1 और R5 की स्केल पर मेजर किया जाता है। सोलर फ्लेयर रेडियो ब्लैकआउट्स कोई रेयर इवेंट नहीं है और R3 इंटेंसिटी के 2 रेडियो ब्लैकआउट्स अप्रैल और मई 2022 में भी हो चुके हैं। अब यहाँ एक और फन फैक्ट आपके लिए,
सोलर फ्लेयर्स भी बेसिकली रेडिएशन ही होते हैं और ये भी लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करते हैं, मतलब कि 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से। अब सूरज की पृथ्वी से डिस्टेंस करीब 15 करोड़ किलोमीटर है और इस हिसाब से इसे पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगेगा और इतना ही टाइम नॉर्मल सनलाइट को भी पृथ्वी तक आने में लगता है। मतलब इस छोटे से सोलर सिस्टम के मामले में भी लाइट की स्पीड जो कि इतनी ज्यादा फास्ट होती है वो भी स्लो पड़ जाती है कि नहीं? मतलब यार कितना ही अजीब है ना ये ब्रह्मांड। और ऐसे ही अजीबोगरीब जानकारियों को जानना मुझे बेहद ही पसंद है एंड मैं उन्हें आपके साथ शेयर करता हूँ। अपने इसी खोज के चरण में मुझे मिला था ये बुक द यूनिवर्स इन ए नटशेल बाय स्टीफन हॉकिंग। एंड सच बोलूं तो यार ये बुक हम जैसे स्पेस एंथुसियास्ट के लिए वाकई में एक जरूरी बुक है। एंड आप इस बुक की बुक समरी हिंदी में सुन सकते हो गेस व्हाट, कुकू FM ऐप पे। विद ओवर 4.5+ रेटिंग एंड 4000+ ऑडियो सोर्स लाइब्रेरी ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट, कुकू FM है इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म। कुकू FM में है अनलिमिटेड नॉलेज रेंजिंग फ्रॉम फाइनेंस, मोटिवेशन, बायोग्राफीज, बॉलीवुड, साइंस, हिस्ट्री, बिजनेस एंड मोर। अब यूं तो इसके एनुअल सब्सक्रिप्शन का प्राइस 399 रुपए है, पर अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेरी लिंक से कुकू FM ऐप को डाउनलोड करते हो और ATV कूपन कोड का यूज करते हो तो ये आपको 50% डिस्काउंट पर यानी कि 199 रुपए में मिल जाएगा। तो जल्दी करना क्योंकि यह ऑफर वैलिड है केवल शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए। अब वापस चलते अपने वीडियो पे। दोस्तों AR3038 सन स्पॉट सूरज के इक्वेटर के पास मौजूद है। फिलहाल वो डायरेक्ट पृथ्वी की ओर निशाना साधे हुए बैठा है, पर लगभग 14 दिनों बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा और हम इंसान इसके खतरे से बच जाएंगे। पर क्या हो अगर ये उसके पहले ही बर्स्ट हो जाए तो? क्या इसके कहर से हम इंसान बच पाएंगे? मैं आपको बता दूं कि अगर ये सन स्पॉट हमारी और रेडिएशन को एमिट करता भी है तब भी हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सन स्पॉट सिर्फ M क्लास सोलर फ्लेयर जनरेट कर सकता है। अब चाहे इसकी साइज 4 गुना ही क्यों ना हो जाए, M क्लास सोलर फ्लेयर्स की इंटेंसिटी इतनी हाई नहीं होती है कि ये हमें कोई पोटेंशियल थ्रेट दे पाए। ये बहुत ही कॉमन होते हैं एंड कुछ समय के लिए रेडियो ब्लैकआउट ही कर सकते हैं। इवन X क्लास सोलर फ्लेयर्स भी हमारी लाइफ में कोई कंसिडरेबल चेंज लेकर नहीं आते। बट अगर सन स्पॉट सोलर फ्लेयर्स के अलावा CMEs भी एमिट करने पर आ जाए तो इसके इफेक्ट्स काफी डेंजरस हो सकते हैं। दरअसल जब सन स्पॉट से एमिट हुआ सोलर मटेरियल CMEs के फॉर्म में पृथ्वी की ओर आता है तो यहाँ पर उसे रोकने के लिए एक कवच तैयार बैठा होता है और यह कवच है नन अदर देन पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड। सोलर मटेरियल पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड में एब्जॉर्ब हो जाती है। हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स की ये वेव्स मैग्नेटिक फील्ड को कंप्रेस करती है और पोल्स के आसपास के रीजन्स में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सिंक्रोनाइजेशन बिगाड़ देती है। अब इससे वहां के एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड हो जाते हैं और लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हुए ऑरोरास का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर एक और फन फैक्ट आपके लिए। ऑरोरास को हम पोलर लाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये आसमान में खूबसूरत लाइट सोर्स की तरह होते हैं। ऑरोरास को देखने की बेस्ट जगह है पृथ्वी के पोल्स और उनके आसपास के एरियाज है। अब नॉर्थ पोल्स के आसपास दिखने वाले ऑरोरास को ऑरोरा बोरियालिस नाम दिया गया है और साउथ पोल्स के आसपास दिखने वाले ऑरोरास को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अब पृथ्वी के अलावा सोलर सिस्टम के ज्यादातर प्लैनेट्स, कुछ मून्स और यहाँ तक कि कुछ कॉमेट्स पर भी ऑरोरास को ऑब्जर्व किया गया है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ऑरोरास के क्या ही डेंजर है जो सोलर मटेरियल के एमिट होने से हो रहा है। ऑब्वियसली ऑरोरास में तो कोई भी डेंजर नहीं है, पर स्ट्रॉन्ग CMEs जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स को जन्म देते हैं। ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स मैग्नेटिक फील्ड को इतनी पावरफुली डिस्टर्ब कर सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रही सैटेलाइट्स भी खराब हो सकती है। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल देने के लिए हाल ही में SpaceX की सैटेलाइट्स को भी कुछ ऐसे ही इवेंट का सामना करना पड़ा था और इससे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था। अब इस टॉपिक पर अंतरिक्ष टीवी आपके लिए पहले ही एक वीडियो ला चुका है जिसका लिंक आपको ऊपर आई के बटन पर मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। अब दोस्तों ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकते हैं और ये पृथ्वी की पूरी इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बर्बाद कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको साल 1859 में हुए कैरिंगटन इवेंट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों 1 और 2 सितंबर 1859 को रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे पावरफुल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आया था। इसे ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन ने रिकॉर्ड किया था। इस दौरान दुनिया के लगभग हर एक कोने में ऑरोरास दिखाई दिए थे। ये ऑरोरास इतने ज्यादा ब्राइट थे जितना पूर्णिमा का चांद होता है।
पृथ्वी का टेलीग्राफ सिस्टम चौपट हो गया था। कई जगहों पर टेलीग्राफ सिस्टम में आग लगने और स्पार्किंग होने की खबरें आई थी। अब उस दौरान सूरज के द्वारा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में 1 मेगाटन इंटेंसिटी वाले 100 करोड़ से भी ज्यादा एटॉमिक बॉम्ब्स की एनर्जी के बराबर एनर्जी रिलीज की गई थी। साइंटिस्ट ये वार्निंग देते हैं कि अगर 1859 के कैरिंगटन इवेंट जैसा कुछ आज के समय में हो जाता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। इसके कारण ह्यूमंस को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। कई दिनों तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और पूरी पृथ्वी कंप्लीटली ब्लैकआउट की कंडीशन में चली जाएगी। हम इंसान साल 1775 से लगातार सोलर एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सूरज की सोलर एक्टिविटी 11 साल की साइकिल्स में चेंज होती है। 11 साल तक सूरज की सरफेस पर बहुत कम सन स्पॉट्स दिखाई देते हैं और इसे सोलर मिनिमम कहा जाता है। इसके बाद करीब 11 साल तक सन स्पॉट्स का नंबर बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो जाता है और इसे सोलर मैक्सिमम कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली आने वाले 2 से 3 सालों में सोलर एक्टिविटी और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है और साल 2025 तक सोलर एक्टिविटी अपनी पीक पर होगी और अगर ऐसा कोई भी इवेंट घटने वाला होगा तो ये तब तक हो भी चुका होगा। अब इसके बाद सूरज फिर से एक बार फिर सोलर मिनिमम की कंडीशन में चला जाएगा और ऐसे इवेंट की पॉसिबिलिटी भी एंड हो जाएगी। मतलब एटलीस्ट 11 साल तक तो हो ही जाएगी। अब हम इंसान लगातार सूरज और इसके डिफरेंट फिनोमेना की स्टडी में लगे हुए हैं, पर हम नहीं जानते कि हमें एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स प्रोवाइड करने वाला ये जायंट स्टार अपने अंदर कितने सारे खतरे छिपाए हुए हैं। क्योंकि यार साल 1859 जैसे किसी भी इवेंट को हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे एंड दैट्स द रियलिटी जिसके सामने ह्यूमन एडवांसमेंट को फिलहाल घुटने टेकने ही होंगे। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब जाते जाते यार मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाना, मुझे ये बताओ कि हमारा जो सूरज है वो अपनी एक्सिस पर घूमता है जैसा कि हमारी धरती भी घूमती है, पर वो कितनी तेजी से घूमता है, उसका स्पीड कितना है? अगर आप अंतरिक्ष टीवी और अंतरिक्ष टीवी शॉर्ट्स हमारे इन दोनों चैनल्स को फॉलो करते हो तो आपको इस सवाल का जवाब पता होगा। अगर पता है तो नीचे कमेंट में बताओ और अगर नहीं पता तो अंतरिक्ष टीवी शॉर्ट्स को जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।